जो जैसे राम बोलेगा वो राष्ट्रवादी होगा, जिसका मतलब ये है कि आप धर्म को सीधा राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं। जो धर्म आधारित राष्ट्रवाद की बात आज हो रही है, अगर धर्म ही इतना ज़रूरी है एक राष्ट्रवादी होने के लिए, तो भगत सिंह तो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस आदमी ने लिखा हो कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। पहली बात तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति ये दो अलग चीज़ें हैं। देशभक्ति ऐसी चीज़ है जो हम सब में होनी चाहिए, राष्ट्रवाद उससे कुछ अलग है। फ़र्क यहाँ देशभक्ति और राष्ट्रवाद में ये होता है कि राष्ट्रवाद को एक दुश्मन की तलाश होती है, चाहे वो एक शख्स के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, या एक देश के रूप में हो। वो अपने आप को एक किसी दूसरे का कॉम्पिटिटर मानता है और अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। तो राष्ट्रवाद एक पॉजिटिव टर्म नहीं है, ये हम गलतफहमी में रहते हैं कि राष्ट्रवाद एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, देशभक्ति पॉजिटिव चीज़ है। आप अपने मुल्क में रहने वालों के प्रति अगर आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसमें राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। आप अपने मुल्क के नागरिकों के, चाहे उनका धर्म कुछ और हो, जाति कुछ और हो, कोई और भाषा बोलते हो, या उनसे आप एक्सपेक्ट करें कि वो एक नारा बोलें, ऐसी चीज़ कहें जो आप समझते हैं राष्ट्रवादी है या आपके राष्ट्रवादी साबित करने का एक उदाहरण है, तो वो आप अपने नागरिकों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद दुश्मन तलाश करता है, जो मैंने पहले कहा। सर, अगर हम लोग आज़ादी से पहले की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तो क्या ये जो 1925 में बना संगठन आरएसएस जो हिंद महासंघ था, तो ये राष्ट्रवाद था तब? मतलब हम इतने राष्ट्रवादी कभी थे ही नहीं, उस वक्त भी नहीं थे जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, जितने राष्ट्रवादी आज हैं। ये दुख की बात है। फ़र्क ये है कि उस राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल गई। 1925 में तो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, गांधी से लेके सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे, ये तो 4-5 नाम ऊपर के हैं। जो एंटी कॉलोनियल राष्ट्रवाद है, औपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ जो राष्ट्रवाद है, जिसका इस्तेमाल ज़रूरी था उस वक्त, पूरी दुनिया में औपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ राष्ट्रवाद का इस्तेमाल हुआ। जो सवाल आपने किया 1925 में, उसी समय कुछ लोग थे जो ये चाहते थे कि जिस धर्म की बहुलता है, उस धर्म के लोगों को ही राष्ट्रवाद की परिभाषा निर्मित करने का अधिकार है, वही देश के असली नागरिक हैं। और हिंदू धर्म को हिंदुत्व बनाया। हिंदू धर्म एक बहुत ही खुला धर्म है, जिसमें डूज एंड डोंट्स बहुत कम है। हिंदुत्व जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो उसमें स्पिरिचुअलिज्म कम है, आध्यात्म नहीं है। वो वैसा ही है जैसे इस्लाम और इस्लामिज़म है। इस्लाम एक मज़हब है, इस्लामिज़म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ये हिंदू राष्ट्रवाद की जब बात करनी शुरू किया तो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या है, आप अपने आप को अलग से क्यों राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। उस वक्त भी ये डिबेट चलती रही। मुस्लिम राष्ट्रवाद का तो हम समझ सकते हैं कि वो एक विभाजनकारी राष्ट्रवाद है, वो धर्म के आधार पर देश बनाना चाहते हैं, उनसे हमारा मतभेद है, उनसे हम लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग जिसको लीड करती थी। लेकिन ये हिंदू राष्ट्रवाद वाले अलग राष्ट्रवाद की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोग तो सब भारत का हिस्सा हैं, अपना एक अलग देश भी नहीं चाहते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्रवाद की बात क्यों हो रही है। तब से लेकर अभी तक 47 तक ये रहा। आज़ादी के आंदोलन से भी इसका कोई संबंध नहीं था, और इसका भी सारे रिकॉर्ड मौजूद है। मैं बार बार कहता भी हूँ, लिखता भी हूँ, उस पर चैलेंज भी करता हूँ लोगों को कि भाई आप बताइए, एक मिसाल बता दीजिए कहीं कुछ किसी भी आंदोलन के किसी मौके पर कोई भागीदारी रही हो। नहीं रही थी, कोई बात नहीं। आज कम से कम देश को एक रखने की कोशिश कीजिए। मुस्लिम राष्ट्रवादी भी और ये भी, दोनों ही, मतलब धर्म के नाम पर जो हिंदू मुसलमान दोनों राष्ट्रवाद थे, दोनों अंग्रेज़ों के समर्थक थे। अंग्रेज़ों की मदद से ही पाकिस्तान भी बना। ये पूरा उसका पूरा एक रिकॉर्ड। जो हिंदुस्तान में रहता है मुसलमान, जिसने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, हिंदुस्तान को अपना देश माना, जिसमें हम सभी लोग शामिल हैं जो यहाँ पर हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग आए बाहर से, मुसलमान भी आए। जो व्यक्ति या जो समाज या जो सेक्शन देश हित में काम न करे, किसी और के हित में काम करे, वो गैर है। मुसलमान आए हमारे यहाँ, मैं मुसलमानों को गैर नहीं मानता, एलियन नहीं मानता, क्योंकि वो उन्होंने इस मुल्क को अपना मुल्क बनाया। धर्म उनका कुछ अलग रहा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। धर्म उनको एलियन नहीं करता, ये तिलक कहते हैं। तो आज जो धर्म के नाम पर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो आपको तिलक का नाम लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तिलक ने कभी उस तरह से परिभाषित नहीं किया राष्ट्रवाद को। तो सुभाष चंद्र बोस तो साफ तौर से कहते हैं कि भाई हमारे जो राष्ट्रवाद है उसका सबसे बड़ा दुश्मन फेनेटिसिज्म है। उसी तरह भगत सिंह का आप देख लीजिए, भगत सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारी जो प्रेस है 1928 में, वो बड़ी बड़ी सेंसिटिव हेडलाइंस लगा के
लोगों को भड़काते हैं। ये प्रेस वाले भूल गए कि इनका मकसद लोगों को जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं। ऐसा राष्ट्रवाद बेकार है जिस राष्ट्र में या राष्ट्रवाद में 98% लोगों की भागीदारी ना हो। सिर्फ 2% अमीर जिस देश को चलाते हो, वो ना राष्ट्र किसी काम का है, ना वो राष्ट्रवाद किसी काम का है। आपने अपने ही मुल्क में अपने ही देशवासियों के एक सेक्शन को अपने अधिकारों से वंचित रखा। आप उनके साथ बराबरी का व्यवहार भी नहीं करते। उनके छूने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आपके, ये भगत सिंह के शब्द हैं, मेरे नहीं है, आपके रसोई में कुत्ता घुस सकता है लेकिन एक दलित नहीं जा सकता। आज का वक्त बड़ा है कि राष्ट्रवाद के 3 मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी हो गई है, जो मुसलमानों को कहा जाता है कि जय श्री राम बोल दे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये मेरे हिसाब से ये देशद्रोह है, क्योंकि आप अपने देश के लोगों के खिलाफ ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आपने राष्ट्रवाद की किताब अगर पूछा जाए क्यों लिखी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जैसा कि आप हमसे बराबर मेल कर SMS से पूछ रहे थे कि आप लोग बहुत परेशान हैं, आप लोग कुछ समझना चाहते हैं, आप लोग जानना चाहते हैं पिछले 11 वर्ष से एक शब्द जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि उसका असली मतलब क्या है। जी, वो शब्द है राष्ट्रवाद। हम पिछले 11 वर्ष से देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद की एक परिभाषा बताई जा रही है। वो परिभाषा कितनी सही है और उसकी सच्चाई क्या है, आज हम इसको समझेंगे। साथ में आजकल कुछ पत्रकारों को आप देखते हैं, कुछ क्या काफ़ी पत्रकारों को देखते हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं। फिर जब आप उनके काम को देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सरकार का PR कर रहे होते हैं। तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार राष्ट्रवादी ये लोग होते हैं। आज हम आपको समझाएंगे, जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रवाद को समझाने के लिए दा स्वतंत्र में सैयद इरफान हबीब साहब को लेकर आए। तो देखिए, आपकी बात हम लोगों ने सुनी, हमने सर से बात की और आपके साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, हमारी ऑडियंस है, मतलब कि ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं, मेहनत कश करते हैं, ये करते हैं, सामान बेचते हैं, वो करते हैं और रास्ते में उन्हीं लोगों में से पकड़ लिया जाता है और उनको राष्ट्रवाद का सबक सिखाया जाता है, कभी उनसे जय श्री राम कहलवाया जाता है, ये सब होता है। तो सर, ये राष्ट्रवाद क्या चीज़ है जो एक खौफ का प्रतीक बनता जा रहा है? ऐसा है कि राष्ट्रवाद, पहली बात तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति ये 2 अलग चीज़ें हैं। और अफसोस की बात यह है कि बहुत लोगों ने इन दोनों को ऑलमोस्ट सिनोनिमस मान लिया, जैसे दोनों एक ही चीज़ है। देशभक्ति ऐसी चीज़ है जो हम सब में होनी चाहिए और हर देश के नागरिक को, रहने वाले को, किसी भी देश का हो, वो अपने देश से प्रेम होना चाहिए और देश के हित में सोचना चाहिए। राष्ट्रवाद उससे कुछ अलग है। राष्ट्रवाद आपको बताता है कि राष्ट्र हित में आप काम करें, वो तो ठीक है, राष्ट्र से आपको प्यार मोहब्बत भी हो, लेकिन फ़र्क यहाँ देशभक्ति और राष्ट्रवाद में ये होता है कि राष्ट्रवाद को एक दुश्मन की तलाश होती है, चाहे वो एक शख्स के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो या एक देश के रूप में हो। वो अपने आप को एक किसी दूसरे का कॉम्पिटिटर मानता है और अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है, जिससे पूरे दुनिया में बहुत बार इस भावना को लेकर विभिन्न राष्ट्रों में, विभिन्न व्यक्तियों में झगड़े हुए हैं, वायलेंस हुई है, हिंसा हुई है और उसके लिए राष्ट्रवाद ही जिम्मेदार रहा है। तो राष्ट्रवाद एक पॉजिटिव टर्म नहीं है। ये हम गलतफहमी में रहते हैं कि राष्ट्रवाद एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। देशभक्ति पॉजिटिव चीज़ है। आपको हमेशा देशभक्त रहना चाहिए। राष्ट्रवाद आपको उस वक्त होना चाहिए जब आपको अपने मुल्क से किसी पड़ोसी मुल्क से ख़तरा हो या किसी दूसरे मुल्क से ख़तरा हो, चाहे वो आर्थिक ख़तरा हो या सैन्य ख़तरा हो। वो कभी कभी होता है, वो हमेशा नहीं होता। आप अपने मुल्क में रहने वालों के प्रति अगर आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, उसमें राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। आप अपने मुल्क के नागरिकों के, चाहे उनका धर्म कुछ और हो, जाति कुछ और हो, कोई और भाषा बोलते हो
किसी एक वर्ग के हों, उनके साथ आप राष्ट्रवाद की बात करें या उनसे आप एक्सपेक्ट करें कि वो एक नारा बोलें, एक स्लोगन बोलें या कुछ ऐसी चीज़ कहें जो आप समझते हैं राष्ट्रवादी है या आपके राष्ट्रवादी साबित करने का एक उदाहरण है, तो वो आप अपने नागरिकों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आप दुश्मन तलाश कर रहे हैं अपने मुल्क में, क्योंकि राष्ट्रवाद दुश्मन तलाश करता है, जो मैंने पहले कहा। लेकिन राष्ट्रवाद ये नहीं कहता कि अपने देश के ही में ही दुश्मन ढूंढें। तो वो आपको राष्ट्रवादी नहीं बनाता। अफसोस की बात यह है कि आज हमारे मुल्क में और मुल्कों में भी ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, और मुल्कों में भी हो रहा है। हम ट्रंप को देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। ट्रंप जैसा आदमी जो उन मुल्कों के साथ दुश्मनी पैदा कर रहा है जो हमेशा से अमेरिका के साथ रहे। डेनमार्क जैसा मुल्क जो हमेशा से अमेरिका के सपोर्टर रहा है, वहाँ भी अपने राष्ट्रवाद को, जिसको वो राष्ट्रवाद कहता है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दोस्तों के खिलाफ। तो ये मिसाल है जहाँ आप राष्ट्रवाद की परिभाषा को ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या गलत तरीके से परिभाषित करते हैं, या वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ही नहीं। सर, अगर हम लोग आज़ादी से पहले की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तो क्या ये जो 1925 में बना संगठन आरएसएस जो संगठन था, तो ये राष्ट्रवाद था तब? देखिए, हमारा जो राष्ट्रवाद है, जो मेरी जो किताब आई थी कुछ दिन पहले, भारतीय राष्ट्रवाद, उसमें ये कोशिश की थी बताने की, उसका उद्देश्य भी यही था जो आपने अपनी भूमिका में बताया कि हम राष्ट्रवाद को किस तरह से देखते हैं। और मतलब हम इतने राष्ट्रवादी कभी थे ही नहीं, उस वक्त भी नहीं थे जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, जितने राष्ट्रवादी आज हैं। ये दुख की बात है। फ़र्क ये है कि उस राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल गई। जो आपने सवाल पूछा, 1925 में तो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। हमारे देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेता थे, गांधी से लेके सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे, ये तो 4-5 नाम ऊपर के हैं। सभी लोग जो एंटी कॉलोनियल राष्ट्रवाद है, औपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ जो राष्ट्रवाद है, जिसका इस्तेमाल ज़रूरी था उस वक्त, पूरी दुनिया में औपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ राष्ट्रवाद का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि एक दुश्मन था आपके सामने, आपका अपना नागरिक नहीं था वो एक दुश्मन था जो बाहर से आया, जिसने आपको उपनिवेश बना के आप पर शासन किया। उनसे लड़ाई आपको लड़नी है तो ज़ाहिर है राष्ट्रवाद चाहिए। तो उस राष्ट्रवाद की परिभाषा लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बनाने की कोशिश की, जिसमें भारत जैसे देश में उनके सामने चैलेंज ये था कि हमारा देश बड़ा डाइवर्स नेशन है, आज भी है, जिसमें बहुत सी जातियाँ, बहुत से धर्म, बहुत से भाषाएं और बहुत सी संस्कृतियाँ। एक संस्कृति नहीं है, बहुत सी संस्कृतियाँ अलग अलग तरह की हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। उन सबको एक साथ कैसे मिला के एक राष्ट्रवाद की परिभाषा बनाई जाए, जिससे कि सब लोग अपने आप को उसका हिस्सा समझें। तो वो एक कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की बात हुई, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नीची जाति का, ऊंची जाति का, सब लोग एक साथ, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सब। तो ये एक बड़ी मेहनत करके ये परिभाषा बनी। अब उसी समय जो सवाल आपने किया 1925 में, उसी समय कुछ लोग थे इस देश में जो ये चाहते थे कि जिस धर्म की बहुलता है देश में, उस धर्म के लोगों को ही राष्ट्रवाद की परिभाषा निर्मित करने का अधिकार है। वही देश के असली नागरिक हैं। 80%, 85% उस समय हिंदू लोग थे, जिनकी वो भी बड़ा विभाजित था, आज भी है,
तो लेकिन उस सबको एक साथ देखने की कोशिश की गई और धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद की बात कहनी शुरू की कुछ लोगों ने और हिंदू धर्म को हिंदुत्व बनाया। हिंदू धर्म एक बहुत ही खुला धर्म है जिसमें डूज एंड डोंट्स बहुत कम थे। अब दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए, मैं तो यही कहता हूँ कि हिंदू धर्म को भी नई तरह से परिभाषित किया जा रहा है। हिंदुत्व जो है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो उसमें स्पिरिचुअलिज्म कम है, आध्यात्म नहीं है, उसमें पॉलिटिक्स है, एक पॉलिटिकल टूल है जिसको धर्म का नाम दिया जा रहा है। वो वैसा ही है जैसे इस्लाम और इस्लामिज़म है। इस्लाम एक मज़हब है, इस्लामिज़म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो ये होता रहा है, ये कोई इस्लाम में पहले हुआ, हिंदू धर्म में बाद में हो रहा है। बात यह है कि इस तरह की जो परिभाषा राष्ट्रवाद की हिंदू राष्ट्रवाद उस समय, उस वक्त भी हमारे देश के नेताओं ने, जिसमें सभी लोग शामिल हैं जिनके नाम मैंने लिए, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद ख़ास तौर से, उन्होंने उस वक्त भी इन लोगों को चैलेंज किया, क्योंकि ये लोग हिंदू राष्ट्रवाद की जब बात करते थे तो अपने आप को कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, जो मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म था, जो कांग्रेस का नेशनलिज्म था उस समय की, और आज की कांग्रेस से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उस समय की कांग्रेस अलग कांग्रेस थी, वो राष्ट्रवाद की लड़ाई राष्ट्र के राष्ट्रीय आंदोलन का संघर्ष लीड कर रही थी, और उस एक परिभाषा कॉम्पोजिट नेशनलिज्म की दी थी जिसमें सब लोगों को मिलजुल के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। ये हिंदू राष्ट्रवाद की जब बात करनी शुरू किया तो लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या है, आप अपने आप को अलग से क्यों राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। उस वक्त भी ये डिबेट चलती रही और मौलाना आज़ाद ने तो उस पर पूरा एक आर्टिकल भी लिखा, इस्लाम एंड नेशनलिज्म, उसमें फिर इसका जिक्र किया, अपने बहुत सारे लेखों में वो जिक्र करते रहे, भाषणों में जिक्र करते रहे कि भाई मुस्लिम राष्ट्रवाद का तो हम समझ सकते हैं कि वो एक विभाजनकारी राष्ट्रवाद है, वो धर्म के आधार पर देश बनाना चाहते हैं, उनसे हमारा मतभेद है, उनसे हम लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग जिसको लीड करती थी। लेकिन ये हिंदू राष्ट्रवाद वाले अलग राष्ट्रवाद की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोग तो सब भारत का हिस्सा हैं, अपना एक अलग देश भी नहीं चाहते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्रवाद की बात क्यों हो रही है। तो ये सवाल पुराना है, जो आज उठ रहा है, ये सवाल आज नहीं पैदा हुआ है, ये सवाल पुराना है। पहले ये एक फ्रिंज, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, फ्रिंज था तो उससे आपको ख़तरा महसूस नहीं होता था। आज क्योंकि मेन स्ट्रीम है, पावर में है, तो ये इन द फेस है, ये आपको चैलेंज करता है और एक ख़तरा भी हमको महसूस होता है बार बार। तो ये कोई 1925 में जो पैदा हुआ, वो 1925 बल्कि 22-23 में ही, तब से लेके अभी तक 47 तक ये रहा फ्रिंज, आपको उसको कह सकते हैं। आज़ादी के आंदोलन से भी इसका कुछ संबंध नहीं था, इसका भी सारे रिकॉर्ड मौजूद है, मैं बार बार कहता भी हूँ, लिखता भी हूँ उस पर, और चैलेंज भी करता हूँ लोगों को कि भाई आप बताइए, एक मिसाल बता दीजिए कहीं कुछ किसी भी आंदोलन के किसी मौके पर कोई भागीदारी रही हो। लेकिन वो एक अलग चीज़ है, नहीं रही थी कोई बात नहीं, आज कम से कम देश को एक रखने की कोशिश कीजिए। उस वक्त आपने नहीं किया, वो अंग्रेज़ों के साथ लगे रहे, वो अलग बात है। मुस्लिम राष्ट्रवादी भी और ये भी, दोनों ही, मतलब धर्म के नाम पर जो हिंदू मुसलमान दोनों राष्ट्रवाद थे, दोनों अंग्रेज़ों के समर्थक थे, सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी नहीं। और अंग्रेज़ों की मदद से ही पाकिस्तान भी बना, ये पूरा उसका पूरा एक रिकॉर्ड है। और इश्तियाक साहब की किताब अभी आई थी पार्टीशन पर, उसमें उन्होंने पूरी तरह से इस बात को साबित करने की कोशिश किया, और बहुत सारे चीज़ें मैंने भी लिखा है और उन्होंने भी लिखा है इस बात को। तो ये सब चीज़ें राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर होती रही हैं। और आज जिस तरह से राष्ट्रवाद को परिभाषित किया जा रहा है और जिसका मिसयूज़ रोज़ हम देखते हैं, जो जय श्री राम बोलेगा वो राष्ट्रवादी होगा, जिसका मतलब ये है कि आप धर्म को सीधा राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं।
राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता और धर्म ये दो अलग चीज़ें हैं। एक ही राष्ट्र में बहुत सारे धर्म हो सकते हैं। हाँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही धर्म के लोग जो हैं वो राष्ट्र कहलाएंगे। ये तो आपकी परिभाषा है। जो हमारे लीडर थे राष्ट्रीय आंदोलन के, उन्होंने ये परिभाषा हमको नहीं दी। ये हमारी विरासत नहीं है, ये आपकी विरासत होगी। 1925 से अभी तक हमारी देश के मेजॉरिटी जो है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, जो हिंदुस्तान में रहता है, मुसलमान जिसने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, हिंदुस्तान को अपना देश माना, जिसमें हम सभी लोग शामिल हैं जो यहाँ पर हैं, तो हम लोगों के पास तो चॉइस थी भाई। बिल्कुल चॉइस थी कि आप यहाँ रहें या पाकिस्तान जाएं। लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये तय किया कि हम हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानते हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल रहे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और वो उसके बाद फैसला किया हिंदुस्तान में रहने का। तो ये जो बात सवाल उठाया जाता है आज कि पार्टीशन जो है वो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, ये भी एक सवाल उठता है कि साहब ये तो इतने सारे मुसलमान यहाँ रह गए, अपना मुल्क मांगा था तो वहाँ जाते भाई, जिन्होंने मांगा था वो गए। लेकिन उस वक्त बड़ी तादाद में लोग थे जिनका लोग नाम भी नहीं जानते। मैंने अपनी किताब में उनको कई बार काफ़ी लोगों के नाम उठाए। मौलाना आज़ाद तक सीमित कर देते हैं लोग कि मुसलमान मौलाना आज़ाद जो है वो शो बॉय, जो जिन्ना कहा करते थे, जानबूझ के कहते थे, ये साबित करने के लिए कि भाई जिन मौलाना आज़ाद जैसे लोग हैं, बाकी सारे मुसलमान तो हमारे साथ हैं, जो सही नहीं है। हमारा जो रिकॉर्ड है वो शमसुल इस्लाम ने किताब भी एक लिखी थी, मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, तो उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं। मैंने भी अपने उसमें इस्तेमाल किया, नाम बहुत सारे रखे, अल्लाह बख्श समरू, और मतलब एक नहीं है, वो बहुत सारे नाम है। बड़ी बड़ी तारीख थी। दारुल उलूम खुद देवबंद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे लोग, तो ये सब लोग थे जो चाहते थे कि मुस्लिम लीग की इस सियासत को, फ़िरका परस्ती को चैलेंज किया जाए, और कांग्रेस के साथ मिलकर, गांधी के साथ मिलकर, नेहरू के साथ मिलकर एक मिला जुला हिंदुस्तान बनाने की कोशिश की जाए, जिसको आज कुछ लोग चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। सर, आपने राष्ट्रवाद की किताब अगर पूछा जाए क्यों लिखी? मैंने इसीलिए लिखी, सवाल यही था, जो सवाल आपके दिमाग में था वो सवाल मेरे दिमाग में था। आप वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आप कोशिश कर रहे हैं, मैं लिखता हूँ, तो मैंने वो लिख के जवाब देने की कोशिश की, और जवाब उसकी मैंने यही सोचा कि जवाब उसका दिया जाए उन्हीं लोगों की ज़बान से, या ज़बान में, जिन लोगों ने इस राष्ट्रवाद को परिभाषित किया हम लोगों के लिए, और एक विरासत के रूप में हमारे लिए छोड़ा। वो 19वीं सदी से शुरू होता है, और मैंने उसको फिर 12-13 सेक्शंस में डिवाइड किया। वो मेरा अपना चॉइस था, समझने के लिए सिर्फ, कि लिबरल नेशनलिज्म, धर्म आधारित नेशनलिज्म, एम्पैथेटिक नेशनलिज्म, कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, इंडिविजुअल नेशनलिज्म, ये सब नाम, रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, ये सब मैंने उसमें इस्तेमाल किए, और अलग अलग लोगों को स्लॉट किया उन सेक्शंस में, सिर्फ इसलिए कि लोग उनको समझ पाएँ। वैसे वो सब एक हैं, और राष्ट्रवाद भी उनका एक ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, तो उसको मैंने यही कोशिश किया कि लोगों को बताया जाए। तो जो धर्म, अच्छा, मैं असली चीज़ जो आज ज़रूरत है वो ये है कि धर्म आधारित राष्ट्रवाद की जब बात होती है उस समय, तो उस वक्त मैंने तीन लोगों को यूज़ किया, उसमें 3-4 लोगों को। बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे राष्ट्रवाद के प्रेरक हैं, स्वराज इज माय बर्थराइट, मतलब ये तो एक स्लोगन है जो आज तक पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में इस्तेमाल हुआ। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और अरविंदो घोष, ये 4 लोग यूज़ किए। ये 4 ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी थे उस समय। अब उन चारों का आप धर्म का इस्तेमाल अगर आप देखिए, तो आज का जो धर्म जिस तरह यूज़ हो रहा है उससे बिल्कुल अलग है। जैसे तिलक फॉर एग्जांपल, तिलक जब धर्म की बात करते हैं
तो वो मई के महीने में 13 मई शायद 1916 में एक तकरीर करते हैं वो अहमदनगर में। और उस तकरीर में वो 2 दिन एक्चुअली चलता है, 2 दिन की 2 पार्ट्स में है, लेकिन मैंने छोटा सा एक जो मेन एपिसोड उस तकरीर का जो मेन क्रक्स है जो हमारे लिए आज जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं वो ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग आए बाहर से, मुसलमान भी आए। हम जब एलियन ढूंढते हैं, एलियन मतलब गैर जब ढूंढते हैं, तो गैर से मेरा मतलब, ये उनकी भाषा है, गैर से मेरा मतलब ये है जो व्यक्ति या जो समाज या जो सेक्शन देश हित में काम न करे, किसी और के हित में काम करे, वो गैर है। जैसे अंग्रेज़ जब यहाँ आए, वो जो भी कुछ यहाँ से कमाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, वो सीधा लंदन भेजते हैं। हमारे देश को उन्होंने अपना देश नहीं बनाया, वो एलियन रहे। मुसलमान आए हमारे यहाँ, मैं मुसलमानों को गैर नहीं मानता, एलियन नहीं मानता, क्योंकि वो उन्होंने इस मुल्क को अपना मुल्क बनाया। धर्म उनका कुछ अलग रहा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। धर्म उनको एलियन नहीं करता, ये तिलक कहते हैं। भाषा उनको एलियन नहीं करती। और वो मेरे साथ खाना चाहे ना खाते हों, चाहे वो मेरे साथ उसी मंदिर में पूजा करने ना जाएं, अपनी अलग पूजा करें, इससे वो एलियन नहीं होते। इसलिए एलियन नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारे इस भारत को अपना देश, अपना घर बनाने का फैसला किया और अपने इंटरेस्ट देश के इंटरेस्ट से जोड़े, इसलिए वो एलियन नहीं है। तो जो व्यक्ति धर्म आधारित राष्ट्रवाद की बात करने के साथ साथ ये बात भी कहता हो, तो वो सांप्रदायिक बात नहीं कर रहा है, वो अलग नहीं कर रहा है, वो जोड़ रहा है। तो आज जो धर्म के नाम पर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो आपको तिलक का नाम लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तिलक ने कभी उस तरह से परिभाषित नहीं किया राष्ट्रवाद को। उसी तरह बिपिन चंद्र पाल, उनकी भी मिसाल है कई। उन्होंने कहा भाई बहुत सारे शासक आए, मुस्लिम शासक हमारे देश में, लेकिन उन्होंने हमारे देश को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की और हमारे धर्म, हमारी संस्कृति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। ये बिपिन चंद्र पाल कह रहे हैं, जो बहुत ही जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात का नाम जोड़ा जाता है उनका। और बहुत सारी चीज़ें हैं आगे बोला उन्होंने, पर स्पिरिट ये था कि भाई मुसलमान यहाँ आए, उन्होंने कभी हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। सब लोग एक साथ मिलकर रहे। तो ये वो लोग हैं जो धर्म आधारित राष्ट्रवाद की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका परिभाषा देखिए क्या है। अरबिंदो घोष का बिल्कुल ये अलग है, वो फिलोसफिकल बात करते हैं, वो पॉलिटिकल कम है। वो उनका जो धर्म का इस्तेमाल है वो फिलोसफिकल है, उसमें नफरत नहीं है। नफरत चारों में से किसी के भी राष्ट्रवाद में नफरत नहीं है। अपने धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्म को बुरा नहीं कर रहे। तो ये एक सबक लेने की ज़रूरत है आज उन लोगों को जो इन सब लोगों को बड़ा अपना पूर्वज मानते हैं। तो ये जो पूरा सिलसिला आज चल रहा है, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, सिर्फ इन लोगों से नहीं, बल्कि 2 नाम और मैं लेना चाहूँगा, जैसे जिनका बड़ा इस्तेमाल आज होता है, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। भाई सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप ये कहें कि वो INA की लड़ाई उन्होंने लड़ी, अरे भाई INA तो उनका आखिरी लड़ाई है। 1920 और 1930 के सुभाष चंद्र बोस कौन थे? जिस पीरियड में सुभाष चंद्र बोस ने वो सब कुछ किया जिसके वजह से वो INA बना पाए, क्योंकि सारा पूरा पॉलिटिकल करियर, पूरा अपनी जगह बनाई लोगों के दिलों में, इस मुल्क में एक लीडर की हैसियत से। उस पीरियड में जो कुछ लिखते हैं वो सब मौजूद है। तो विरासत तो जो लोग लिखते थे उनकी विरासत तो आपको आज भी मौजूद है।
हाँ, जिन्होंने नहीं लिखा उनके बारे में आप दूसरों से का लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग लिखते थे उनका तो आप जाके पढ़ लीजिए। वो मेरा, मैं अक्सर बोलता हूँ, मैंने भगत सिंह पर जो मैं लिखता हूँ आप वो ना पढ़ें भाई, जो भगत सिंह ने लिखा वो पढ़ लीजिए ना। वो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, वो और बहुत सारी भाषाओं में भी है, और इसी तरह सुभाष चंद्र बोस भी है। तो सुभाष चंद्र बोस तो साफ तौर से कहते हैं कि भाई हमारे जो राष्ट्रवाद है उसका सबसे बड़ा दुश्मन फेनेटिसिज्म है ना। आपको, यू हैव टू स्टॉप बीइंग फेनेटिक। आप जो एक्सट्रीम फेनेटिसिज्म है धर्म आधारित, वो आपके राष्ट्रवाद का दुश्मन है। यही काफ़ी है जो आज जो लोग सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं। उसी तरह भगत सिंह का आप देख लीजिए ना, भगत सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारी जो प्रेस है, मतलब मैं अक्सर प्रेस के मामले में जब बोलना होता है तो यही कहता हूँ कि प्रेस की को हम आज बुरा भला कह रहे हैं। 1928 में भगत सिंह लिखते हैं कि भाई, एक आर्टिकल लिखा था कि केसरी में, एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स ही रोट, उसमें लिखा कि हमारी जो प्रेस है वो बड़ी गैर जिम्मेदार है। 1928 में वो बड़ी बड़ी सेंसिटिव हेडलाइंस लगा के लोगों को भड़काते हैं। उस वक्त टीवी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, प्रिंट मीडिया था, और उन हेडलाइन से लोगों को बांटते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये भगत सिंह कह रहे हैं 1928 में। और ये भूल गए, ये प्रेस वाले भूल गए कि इनका मकसद लोगों को जोड़ना है, लोगों को तोड़ना नहीं। इनको साझी विरासत पैदा करना है मुल्क के अंदर, साझा राष्ट्रवाद पैदा करना है। तो ये अपना मकसद ही भूल गए। तो ये 1928 में भगत सिंह लिखते हैं। तो बात ये है कि आज जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो कम से कम भगत सिंह का नाम लेने से पहले सोचें। उन्होंने कहा कि ऐसा राष्ट्रवाद बेकार है जिस राष्ट्र में या राष्ट्रवाद में 98% लोगों की भागीदारी ना हो। सिर्फ 2% अमीर जिस देश को चलाते हो, वो ना राष्ट्र किसी काम का है, ना वो राष्ट्रवाद किसी काम का है। तो ये सोच है। आप उस विरासत की वैल्यू नहीं जानते, ना उसको समझने की कोशिश करते। सर, अगर आज का भी अगर हम दौर देखें, जैसे आपने भगत सिंह का बताया, अगर राष्ट्रवाद की, हिंदू राष्ट्रवाद की बात हो रही है तो पर्टिकुलर एक जाति, एक वर्ग तक सीमित है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से दलित का है, मेरठ का भी केस है, जयपुर में मंदिर का नहीं हुआ है, वेमुला का अभी डेथ स्टूडेंट्स की है। तो फिर तो एक ही जाति के लिए ही ये आज की बात हो रही है सिर्फ। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। मतलब पूरा जाति ऐसा है कि भगत सिंह जैसे आदमी से तो बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जैसे जाति वाला तो एक फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पता नहीं, जाति पर भी एक बड़ा आर्टिकल भगत सिंह ने लिखा 1928 में ही, मई या जून में। और ये बताने की कोशिश किया कि भाई इस मुल्क के अंदर आप अंग्रेज़ों से कंसेशन मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि साहब आपको अधिकार दें, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वर्षों से, सदियों से आपने अपने ही मुल्क में, अपने ही देशवासियों के एक सेक्शन को अपने अधिकारों से वंचित रखा। आप उनके साथ बराबरी का व्यवहार भी नहीं करते। हाँ, उनके छूने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। आपके, ये भगत सिंह के शब्द हैं, मेरे नहीं है, आपके रसोई में कुत्ता घुस सकता है लेकिन एक दलित नहीं जा सकता। तो ये भगत सिंह के शब्द हैं। तो जब आप, ऐसा समाज आपका रहा है और उस समाज को सुधारने की कोशिश आप नहीं करते हैं और आप अंग्रेज़ों से ही सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको अधिकार दें, तो आप किस मुंह से वो अधिकार मांग रहे हैं जब आप अपने समाज में आप खुद ही बराबरी का व्यवहार नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत सारी हैं। तो भगत सिंह पर लेक्चर होगा तो उस पर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो भगत सिंह की शहादत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शहीद तो बहुत हुए हैं, भगत सिंह से पहले भी शहादत लोगों ने दी है और उसका सम्मान हम करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ भगत सिंह ने क्या लिखा, क्या कहा, किस तरह की विरासत छोड़ी,
विचारों की विरासत, उसको भी तो सोचें, उसके बारे में आप बात नहीं करते। फिर दूसरी चीज़, जो धर्म आधारित राष्ट्रवाद की बात आज हो रही है, अगर धर्म ही इतना ज़रूरी है एक राष्ट्रवादी होने के लिए, तो भगत सिंह तो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस आदमी ने लिखा हो कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, पूरा ऐसे है, जो सबसे खूबसूरत ऐसे भगत सिंह का, वाई एम एन एथीस्ट। तो जिस आदमी का धर्म ही नहीं है, अब वो कहता है कि मुझे धर्म से कोई लेना देना ही नहीं, तो वो आदमी फिर राष्ट्रवादी कैसे हुआ? अगर आपको समझते हैं कि धर्म आधारित ही राष्ट्रवाद सच्चा राष्ट्रवाद होता है, तो भगत सिंह जैसा व्यक्ति तो राष्ट्रवादी होना नहीं चाहिए आपके हिसाब से। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रवाद काफ़ी हद तक जाति, धर्म, वर्ग, भाषा सबसे ऊपर उठ के एक कल्पना है, हाँ? जिसको हम भूल जाते हैं। सर, वो आज का वक्त बड़ा है कि राष्ट्रवाद के 3 मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी हो गई हैं, जो मुसलमानों का जाता है कि जय श्री राम बोल दे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये तीनों एक टेस्ट लेके घूमते हैं लोग सड़कों पर। ये तो है ना, ये जब आप धर्म आधारित राष्ट्रवाद आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें फिर यही संकीर्ण सोच आपकी आएगी। तो उसमें ना आपको राष्ट्र से मतलब है, क्योंकि राष्ट्रवाद जो है, जो मैंने पहले भी कहा, वो आपको नफरत सिखाता है। राष्ट्रवाद में नफरत का जो कंटेंट है, या नफरत का जो कंट्रीब्यूशन है, वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। आपको एक समुदाय, एक धर्म, एक जाति, उसकी ज़रूरत होती है जिससे आप नफरत कर सकें, और नफरत करके फिर आप अपने आप को बेहतर साबित कर सकें उसके मुकाबले, और उसको मजबूर कर सकें कि वो आप जैसा हो, आप जैसा ही बोले, आप जैसी ही भाषा हो, आप जो चाहें स्लोगन चाहें वही स्लोगन वो बोले, हाँ? तो उसका धर्म या उसके एग्जिस्टेंस या उसका वजूद मायने नहीं रखता आपके लिए। तो ये जो नैरो राष्ट्रवाद है, संकीर्ण राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद नहीं है, हाँ? ये मेरे हिसाब से ये देशद्रोह है, क्योंकि आप अपने देश के लोगों के खिलाफ ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि भगत सिंह की जहाँ तक सवाल है, आप जब भगत सिंह की बात करते हैं, तो भगत सिंह ने जब ये कह दिया कि मैं नास्तिक हूँ, और नास्तिक होने के बाद भी आप उसको राष्ट्रवादी मानते हैं, तो आप फिर आज धर्म को इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी राष्ट्रवाद को इतने संकीर्ण उसमें? फिर दूसरी चीज़, फिर भगत सिंह का मैं मिसाल लेता हूँ। भगत सिंह ने अपनी एक संस्था बनाई थी, नौजवान भारत सभा। उस नौजवान भारत सभा की जो मीटिंग्स होती थी, उनमें एक बार उन्होंने फैसला किया कि भाई सब लोगों ने मिलके कि हम ये जो स्लोगन्स इस्तेमाल होते हैं, नारे इस्तेमाल होते हैं कांग्रेस की पॉलिटिकल रैलीज़ में, जिसमें कांग्रेस पार्टी, और मैं कांग्रेस पार्टी को ब्लेम नहीं करता, वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे थे उस समय के हिसाब से, कि 3 जो मेन धर्म थे उनको आइडेंटिफाई करते हुए स्लोगन्स इस्तेमाल होते थे। जैसे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, जो बोले सूर्याल सत श्री अकाल सिखों के लिए, और वंदे मातरम हिंदुओं के लिए। तो भगत सिंह ने कहा कि भाई ये क्या मतलब है? आप तो लोगों को इंडियंस होने के बजाय आपको हिंदू, मुसलमान और सिख बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहचान आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने मीटिंग्स में इन तीनों नारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो, बस ये नारे लगाएंगे जो सेकुलर नारे हैं, जिसमें धर्म आप इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सब चीज़ें आपकी विरासत है। आप उन लोगों का बड़े बड़े शौक़ से नाम लेते हैं, और 23 मार्च 1931 को याद करते हैं हर साल,
लेकिन क्या वो छोड़ के गए, क्या विचारों की विरासत छोड़ी, किस तरह का भारत वो चाहते थे, उस विजन को आप भूल गए। तो उसमें ये तो भगत सिंह का तो एक मैं क्योंकि मेरा काम उस पर है तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह की सोच रखते थे। सर, ये भगत सिंह की बात हुई तो उनके चलते चलते ये बता दीजिए, जो से इस वक्त जो हिंदू मुसलमान की एक दरार सी बनती जाए, तो इसका अंदाजा होता उन्हें कभी किसी में कभी उन्होंने जिक्र किया है इस चीज़ का? बहुत जिक्र किया उस वक्त, क्योंकि 1928 का 1920 का जो दशक है वो हमारे देश की जो राजनीति, आज की राजनीति और उस वक्त जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो समय था, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण दशक है ये 10 साल। और इसलिए है क्योंकि एक तो पहला मास मूवमेंट शुरू हुआ 1920-21 में राष्ट्र महात्मा गांधी का, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1925 में बना, ये भी एक सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत है। 1926 में नौजवान भारत सभा बनती है। 1925 में ही कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित होती है। 1920 के आखिरी दशक में तबलीगी जमात मौलवी मोहम्मद इलियास ने शुरू की। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उस पीरियड में हुई जिसका असर एक शुद्धि आंदोलन शुरू हुआ, तंजीम शुरू हुआ। तंजीम तबलीगी जमात वालों का है, शुद्धि आर्य समाजियों का है। ये सब 1920 के दशक की चीज़ें। तो उसमें बहुत सांप्रदायिकता फैली हुई थी और भगत सिंह उसी पीरियड में सब कुछ लिख रहे हैं ये। तो वो इस बात का एहसास था, उनकी राइटिंग्स में आपको मिलता है, बार बार दोहराते हैं इसी चीज़ को कि आप धर्म के नाम पर बांट नहीं सकते। धर्म के नाम पर आप बांटेंगे तो देश में आप उस तरह का देश आप नहीं बना सकते जो जिसकी हम कल्पना करते हैं। और मेरी जो किताबें हैं उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में सब लिखा भी है ये, और बहुत सारे आर्टिकल्स में भी लिखता रहता हूँ हर साल, अलग अलग मौक़ों पर। बात यह है कि हम ना तो समझने की कोशिश करते, बहुत ही सुविधाजनक एक तरीका है कि आप 23 मार्च आए या 8 सितंबर आए, जन्मदिन हो या शहादत का दिन हो, उस दिन आप माल्यार्पण करके याद कर लीजिए। और हम अंग्रेज़ों ने तो भगत सिंह को एक दिन मारा, हम भगत सिंह को रोज़ मारते हैं क्योंकि हम भगत सिंह के कहे पर नहीं चलते। जो उनके विचार थे उन पर ध्यान नहीं करते। और ये उसमें भगत सिंह अकेले नहीं है, उसमें गांधी भी हैं, उसमें मौलाना आज़ाद भी हैं, उसमें सरदार पटेल और नेहरू भी हैं। सभी लोग बहुत कुछ लिख के गए। हम किसी के बारे में हम ना कुछ पढ़ते हैं ना सोचते हैं, और कोशिश यही करते हैं कि अपना सुविधाजनक जो हमारी आज की राजनीति को जो मदद करे वो चीज़ इतिहास से निकाल के लाएं। और इतिहास का इस्तेमाल भी उसी तरह से हो रहा है कि आज क्या रेलेवेंट है, आज किस तरह से इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है। इतिहास को इतिहास की तरह नहीं, इतिहास को आज की तरह। तो ये है सर, मेरे घर से कि काफ़ी अच्छे से आपने समझा दिया। कुछ चलते हमारे ऑडियंस के लिए कहना चाहेंगे? भाई मैं तो जो मैंने बोला वो यही है कि आप कम से कम इतिहास में जो भी कुछ लिखा गया है, बहुत सारी चीज़ें आज मौजूद हैं। भगत सिंह जैसे लोग, मैं फिर भगत सिंह पर ही आता हूँ। भगत सिंह से एक बार पूछा था कि उन्हीं के किसी साथी ने कि मैं जब तुमसे कुछ 4 साल 5 साल पहले मिला तब में और आज में तुम्हारे अंदर बहुत फ़र्क है। उसका जवाब भगत सिंह ने ये दिया कि इस फ़र्क का जो कारण है वो जेब से किताब निकाली कि ये किताब है। और सिर्फ किताब ही ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो पढ़िए, जो आपकी विरासत आपको मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो महत्वपूर्ण तभी तक है जब तक आप उसको पढ़ते हैं। अगर उसको आप अनदेखा करते हैं तो आप फिर आज को भी नहीं समझ पाएंगे और इतिहास को समझ ही नहीं सकते। तो आज को और इतिहास को दोनों को समझने के लिए और भविष्य को समझने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी,
शुक्रिया सर Thank आपका। you, तो thank you. पढ़ना ज़रूरी है और गलत जो हो रहा है उसे गलत बोलना भी ज़रूरी है। तो आप लोगों ने कहा था कि इरफान साहब को लाएं, तो आइए। और इसी तरह के जो बात सही बात है, क्योंकि आने वाले वक्त में इतिहास भी क्या रह जाएगा वो भी एक अपने आप में चुनौती है, लेकिन स्वतंत्र का प्रयास है कि आपको हकीकत और सच्चाई से रूबरू कराते रहे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।